अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी नेता परेश रावल को गुजरात चुनाव में दिए अपने एक भाषण पर माफी मांगनी पड़ी है। एक जनसभा में परेश रावल ने लोगों से पूछा था कि क्या सस्ते गैस सिलेंडर पाकर बंगालियों के लिए मछली पकाओगे। रावल के बयान के बाद टीएमसी आग बबूला है। गुजरात के आम आदमी के लिए गैस सिलेंडर की महंगाई अहम मुद्दा है। एक रैली में अभिनेता और बीजेपी नेता परेश रावल इसी मुद्दे को लेकर लोगों को अपने अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो भाई गैस नो बाटलो मोंघो छे तो सस्तो थई जशे, मोंघवारी ऊपर गई है तो नीचे आवशे, रोजगार पण लोकोने मळशे, पण आ बधुं मळशे। पण तमारी आजूबाजू ज्यारे बांग्लादेशीओने रोहिंग्या रहता हशे दिल्हीनी जेम, त्यारे तमे शुं करशो? आ गैसना बाटलामां तमे शुं पेला बंगाळीओनी फिश पकावशो? शुं करशो तमे? परेश रावल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बंगाली समुदाय बिफर पड़ा। विरोध में सबसे आगे रही तृणमूल कांग्रेस। गैस का दाम जब बढ़ता है तब जय श्री राम बोलने से वो नहीं घटता साहब। गैस का दाम जब बढ़ता है तो हिंदुओं के लिए भी बढ़ता है, मुसलमान के लिए भी बढ़ता है। और आपका जो नेता है मोदी जी, वो गैस के दाम के बारे में बोलकर ही आए थे पावर में 2014 में। आज लोगों को धर्म खिलाकर बोल रहे हैं कि गैस का दाम बढ़ रहा है तो साइन कर लीजिए, लेकिन अपना स्पाइनल कॉर्ड में इतना दम नहीं है कि आपने नेता मोदी जी को बोले कि मोदी जी दाम घटाओ। पब्लिक को बोल रहे हो ज्यादा दाम में खरीदो, बंगालियों के लिए क्या मछली पकाना है? इतना बेशरम नेता लोग, और ये लोग आर्टिस्ट भी है, ये सोचकर भी हमको कष्ट होता है। इसके बाद परेश रावल की सफाई आई और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग दी। परेश रावल ने ट्वीट किया, मछली खाना कोई मुद्दा नहीं है, गुजराती मछली बनाते हैं और खाते भी हैं। बंगालियों से मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से था, पर फिर भी मैंने आपकी भावनाओं को आहत किया है तो मैं माफी मांगता हूँ। गुजरात में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। शनिवार को दूसरे चरण का चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। आज तक ब्यूरो। गांधी जी को जय श्री राम कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ। और मैं यह मानता हूँ कि आज कांग्रेस के निवर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय श्री राम कहना पड़ा। और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय श्री राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि जो लोग नकली हिंदू बन रहे हैं, जो लोग चुनाव के वक्त में मंदिर जाते हैं, वोट के लिए मंदिर जाते हैं, वो बीजेपी को संदेश देने का और बीजेपी को कोई अपनी तरफ से एक बिना वजह के सलाह देने का जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में जो समाज की छवि, समाज में जो छवि बनी है और कांग्रेस की क्या छवि है, ये पूरा देश जानता है। जी हां, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी के संग बीजेपी पर उन्होंने प्रहार किए हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी कभी जय सिया राम नहीं बोलती। राहुल के जय सिया राम वाले बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। और देखिए किस तरह से ट्वीट का दौर भी शुरू हुआ और मोर्चा संभाला सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम ने, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने, और साथ ही एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जोरदार पलटवार किया राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर। कहते हैं राहुल के जय सिया राम पर बीजेपी का पलटवार। अब उसके बाद से जय सिया राम बोलने पर विवश राहुल गांधी, केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है। और राहुल गांधी नाटक मंडली के नेता हैं, यह कहना है ब्रजेश पाठक का। और ट्वीट भी कर दिया गया है राहुल के जय सिया राम पर संग्राम जो है। भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को जय श्री राम न सही, बीजेपी ने जय सिया राम बोलने के लिए विवश कर दिया है। यह बीजेपी की वैचारिक जीत है। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले
आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम, तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। दरअसल राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है, और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास, रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है। श्री राम कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है, और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। तो जय सियाराम पर यह संग्राम। और अब बात लव जिहाद की, क्योंकि लव जिहाद पर चुनावी लीड लेने की जैसे होड़ सी लग गई है। गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से जोड़ा, तो अब असम के एक और नेता बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद पर हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाला बयान दिया है। अजमल ने जो कुछ भी कहा उसे भड़काने, उकसाने वाला बयान ही माना जाएगा, कहा जाएगा। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है। ये है बदरुद्दीन अजमल। सियासत इनका पेशा है और मजहब इनका हथियार। धर्म की चाशनी में मुद्दों को भिगोकर जनता के सामने पेश करने की कला में महारत रखते हैं। अपनी प्रतिभा इन्होंने फिर दिखाई है। लव जिहाद पर दलील की आड़ में आग लगाने की कोशिश की है। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। बदरुद्दीन अजमल की भाषा, शब्दों का इनका चयन ये बताने के लिए काफी है कि उनका इरादा क्या है। इनकी निगाह में महिलाएं जमीन है, रिश्ते खेती किसानी है, बच्चे बच्चियां बीज और फसलें हैं। सही है, क्योंकि ऐसे बयानों से बदरुद्दीन सियासी फसल काटने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। बदरुद्दीन अजमल असम में मुसलमानों के अगवा बनने की ताक में हैं। इनका एक परिचय तो ये है कि ये असम की धुबरी से लोकसभा सांसद हैं। 2005, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार सांसद बने। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक हैं।
कई इस्लामी संगठनों के कर्ता धर्ता हैं, जिनमें ज्यादातर मजहबी संगठन हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की मजबूरी ये है कि इन्हें असम में मुसलमानों के थोक वोट चाहिए। उन्हें असम में अपनी पार्टी को ताकत और विस्तार देना है और इसलिए उन्होंने खुद को हिंदू विरोधी दिखाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश लिया है। मुद्दे की बात यह भी है कि बीजेपी के कुछ नेता इनका रास्ता आसान बना देते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि गुजरात प्रचार करने गए, तो श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से जोड़ाए। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्टर श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात में बयान दिया और घमासान असम में दिख रहा है। बीजेपी अब बदरुद्दीन पर हमलों की बौछार कर रही है। इस प्रकार से मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं तो जनता के लिए सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर। आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। अगर आजादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान, सारे लोग वहां जाते, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग गैर रह जाते, गैर मुस्लिम। तो आज बदरुद्दीन और ओवैसी हमें गालियां नहीं देते। पहले मुख्यमंत्री बोले, अब असम के सांसद ने बोला है, लेकिन इन बोलियों से बवंडर का असर पूरब के असम में नहीं, पश्चिम के गुजरात में होना है। शायद गुजरात ही निशाना है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में पहले दौर की वोटिंग के बाद अब दूसरे दौर की लड़ाई है। दावों और वादों की जंग के बीच हर पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। दूसरे दौर के मतदान से पहले सियासी पार्टियों ने खूब ताकत भी झोंकी है। रिपोर्ट देखें। पहले चरण के चुनाव के बाद अब गुजरात में दूसरे चरण के लिए पार्टियां दम लगा रही हैं। रैलियां, रोड शो और घर घर प्रचार के जरिए जनता के बीच जा रही हैं। बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज प्रचार में दम लगाए हुए हैं। पर पार्टी नेता सबसे ज्यादा पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा जता रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने गुजरात में आज भी जबरदस्त प्रचार किया। गुजरात में नए रिकॉर्ड के साथ जीत का भरोसा जताया। प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताया। चूंटણીમાં ગઈકાલે જે મતદાન થયું છે, કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને દક્ષિણ ગુજરાત, એમાં કોંગ્રેસે જ નક્કી કરી દીધું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી જશે। આનું કારણ શું? કોંગ્રેસે આવું કેમ કહ્યું? કોંગ્રેસે કહી દીધું છે, કોંગ્રેસ જ્યારે ઈવીએમ ને કોસવાનું ચાલુ કરે, એમ કે ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम ने रही जाए तो आम करजो, ईवीएम એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભળી લીધા છે। पीएम मोदी की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जो गुजरात चुनाव में बीजेपी का उत्साह बढ़ा रही है। गुजरात में बड़ी जीत के लिए पार्टी के हर नेता का जोर है। दावा यही है कि गुजरात में पीएम मोदी के नाम का शोर है। एक ज बात, एक ज स्वर, बधेથી એક જ વાત સંભળાય છે। फिर एक बार
फिर एक बार उधर कांग्रेस इस बार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का भरोसा जता रही है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी पर सीधा वार कर रही है। कितनी सीटें कांग्रेस लेगी गुजरात में? गुजरात में बहुमत आएगा हमारी सरकार। गुजरात में चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दमखम लगा रखा है। पार्टी गुजरात में जोरदार प्रचार कर रही है। इस बार पीएम मोदी के गृह राज्य में बदलाव की बात की जा रही है। कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। जैसे एक ऐड आता है ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसे ढूंढने से भी कांग्रेस का वोटर कहीं नहीं मिल रहा। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव मांग रहा है। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार शनिवार शाम थम जाएगा। 24 घंटे से भी कम समय है। अब पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कोशिश यही है कि आखिरी दांव में भी जनता को साथ लाया जाए। गुजरात में वोटरों को लुभाकर सरकार बनाई जाए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।